बिस्मिल्लाहिकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये हैं इमरान हसन। जी मैं ही हूँ इमरान हसन। हाँ बस कहते हैं अब पुराना हो गया है। अच्छा ये है इमरान हसन। नए हम दोनों के अलावा नया कुछ नहीं हो सकता। ये कब भी बहुत पुराना है इस शो के अंदर, हम क्या करें। और खबरें तो है ही पुरानी हमारी। हमने क्या बोला मतलब सब कुछ वही है ना, सब कुछ वही। अच्छा। जमाना वही, मॉर्निंग वही। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन का आगाज करते हैं और आपको अस्सलाम वालेकुम भी एक बार फिर। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। सबसे पहले ला हौला वला कुव्वता पढ़ ले, शैतान भागे। पता लगे आप गायब हो जाए। तो आपको सबसे पहले हम सलाम करते हैं जी। अल्लाह करे कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। और वैसे भी आपको होता है सलाम करने से बरकतें आती हैं, नेकियां भी मिलती हैं और दूसरों पे सलामती भेजते रहना चाहिए। और आपको एक इस्लामी नुक्ता निगाह से एक बात बताऊं कि घरों में बरकत के लिए जो बड़ा एक अहम फार्मूला बताया गया है, हाँ। एक हदीस मुबारका के अंदर भी है इस हवाले से कि आप घर में जब दाखिल हो तो सलाम करें। हाँ बिल्कुल। और ये नॉर्मली अक्सर घरों में क्योंकि हम रोज घरों में लोगं के आ जाते हैं टीवी लाउंज के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर, तो हमारा तो बनता है। हम आपको बाज़ाब्ता तौर पे जरा उम्मीद करते हैं हाँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप। ऑब्वियसली कुछ अच्छी खबरें। आज हम सुबह जब बात कर रहे थे, हमारे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं आज आप क्या बात करेंगे, तो कुछ एक दो खबरें उन्होंने शेयर की और हमारा यही रिजर्वेशन थी कि अच्छी खबर होनी चाहिए। हाँ मतलब सुबह सुबह कोई अच्छी खबर। कहते हैं वो जो खबर अच्छी हो वो खबर ही नहीं होती, खबर होती है वो जो नेगेटिव खबर है। रात को कुछ बहुत अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं आई। अभी तक भी इनफैक्ट उस खबर की तस्दीक नहीं हुई। हम उम्मीद कर रहे हैं, अभी दुआ कर रहे हैं कि वो खबर जैसा हमें लग रहा है वैसे ना हो, सच ना हो, झूठी हो। हम ISPR के उस हेलीकॉप्टर के बारे में, पाकिस्तान आर्मी एविएशन के उस हेलीकॉप्टर के बारे में बात करें जिसके बारे में ISPR ने रिपोर्ट किया कि इट इज़ मिसिंग। तो उसके अंदर कोर कमांडर कोयटा है, DG कोस्ट गार्ड हैं और 6 ऑफिसर्स शामिल हैं। सो ये बड़ी अहम शख्सियात इसके अंदर मौजूद हैं जो कि लसबेला के अंदर ऑपरेशन जारी था, फ्लड ऑपरेशन, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। इस सिलसिले में ये सारे ऑफिसर्स ड्यूटी पर थे और अभी तक इसे असल से रवानगी के बाद इसका राबता मुनक़ता हो गया, ऐसा ISPR ने रिपोर्ट किया। और उसके बाद अभी तक इस हेलीकॉप्टर के हवाले से कोई पता नहीं चल सका। जिस तरह से हमने कहा कोर कमांडर कोयटा भी इसमें थे और दीगर 6 अफसरान भी इसमें शामिल थे। अल्लाह ताला उन्हें हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और कोई अच्छी ही खबर हो, इस हवाले से हमें कोई बुरी खबर ना लेकिन सुननी इतना पड़े। वक्त गुजर गया तो शायद थोड़ा मुश्किल लगता है। और मुझे ये लगता है कि जो मुश्किलात पेश आ रही हैं चूँकि ज़मीन पे तो पानी पानी है, रास्ते तो हैं नहीं। इवन जो गुजरगाहें हैं, जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं वो भी ज़ेरे आब हैं, आबादियाँ भी ज़ेरे आब हैं। तो आई एम श्योर कि इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लेकिन वी बिलीव एंड हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमारी दुआ है कि ये लोग अगर खुदा न खास्ता इनको कोई हादसा भी पेश आया है तो सलामत सही सलामत मिल जाएं, ये ठीक से हों। और अगर अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए हैं तो अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है और हम यही दुआ कर रहे हैं कि कोई अच्छी खबर ज़रूर है। और ख़ास तौर पर इनकी जो फैमिलीज़ हैं, वी कैन फील कि इस वक्त उन पर क्या गुजर रही होगी, वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। तो अल्लाह आपको भी इस्तकामत दे जी, सब्र दे, हमारी ये दुआएं हैं। उसके आगे बढ़ते हैं जी। और PTI का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जो कि आज इलेक्शन कमीशन सुनाएगा। 8 साल से इस केस के हवाले से अगर हम बात करें तो ये खुश है नहीं, मैं क्यों खुश होंगी। इट्स नॉट फ्राइडे, सो फ्राइडे इज नॉट भारी फॉर PTI। नहीं, PMLN, वो तो PMLN के लिए। अच्छा चलिए अभी इस पर डिटेल में बात करते हैं, आपको बताते हैं हेडलाइंस। कई साल का इंतजार खत्म, फैसले की घड़ी आन पहुंची। इलेक्शन कमीशन 8 साल बाद आज PTI का ममनुआ फंडिंग केस का महफूज फैसला सुनाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक हुक्मरान इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन पर शदीद दबाव है। एहतजाज और धरने की धमकियां। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस भी तैयार कर लिया। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर शदीद मुतासिर। बलोचिस्तान में क़यामत सुगरा के मनाजिर। वफाकी और सूबाई हुकूमतों का माली मुआवजे का ऐलान। बलोचिस्तान में मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लसबेला के करीब लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफराद सवार थे। और सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में उफेरा फैज सुना रही हैं हिजरत के दर्दनाक मंजर की कहानी आफ्ताब चौधरी की ज़बानी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आज की बड़ी खबर पर।
एक और अहम दिन, एक और अहम फैसला। आज 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने जा रहा है। कल अचानक शाम को ये खबर आई और एक हलचल मच गई। ये केस नवंबर 2014 से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। इस केस में अब तक 80 से ज़्यादा समाअतें हो चुकी हैं। फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी भी तहकीकात कर चुकी है। अब से थोड़ी देर कबल तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल, अब से थोड़ी देर के बाद इनफैक्ट फैसला हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ किस जानिब जा रही है। क्या इनकी पार्टी के ऊपर ये कदमन लगता है, वो पैसे वापस करना पड़ते हैं, पार्टी को बैन कर दिया जाता है या क्लीन चिट भी मिल सकती है। 1 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच जो ऑफिशियली वक्त बताया गया है वो 10 बजे है, ये फैसला सुनाएगा। और इस केस की बड़ी हिस्ट्री है जी। ऐसे जी बिल्कुल, ये केस पीटीआई के मुनहरफ बानी रुकन जो हैं उनके हवाले से दायर किया गया था, जिसमें उनका इल्ज़ाम है कि पीटीआई तकरीबन $30 लाख गैर मुल्की फंड जो हैं गैर कानूनी तरीके से इकट्ठे किए और ये रकम जो है हुंडी के जरिए मुलाजमीन के अकाउंट में भेजी गई। और 2-3 दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि तहरीक इंसाफ ने बरतानिया में जो खैराती रकम है उसको इकट्ठा किया, फिर इसको पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। और पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर जल्द फैसला करने का दबाव भी बढ़ाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन के बाहर इस हवाले से धरना देने की भी धमकी दी गई है, जबकि पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर फैसला ताखीर और दीगर जमातों के साथ करने के लिए प्रेशर भी डाला जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जी बाकायदा मुहिम भी चलाई जा रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी के संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने के लिए रेफरेंस की तैयारी भी हो रही है। पीटीआई मुसलसल कोशिश करती रही है इस केस की समाअत न हो। कई बार इस बारे में 20 बार दरख्वास्तें दी गई, फिर इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद का इजहार किया गया, इलेक्शन कमीशन को रेलेवेंट करार दिया गया कि वो इसकी समाअत नहीं कर सकता। खैर इस सिलसिले में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों से अदम एतमाद की करारदादें भी मंजूर की गई हैं। पीटीआई 4 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज भी करेगी। दूसरी जानिब हम अगर इमरान खान साहब की बात करते हैं तो उन्होंने केपी हाउस इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर 2 अब पाकिस्तान की असेंबलीज ने रेजोल्यूशन पास किए हैं कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उनके ऊपर, इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और पख्तूनख्वा की असेंबली ने आज पास किया, पंजाब असेंबली ने कल पास किया। इसका मतलब कि तकरीबन 80% पाकिस्तान की आबादी कोई इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। सुन लें, मैं इंशाअल्लाह मैं आप सबको, हमने एक पुरअमन जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है कि ये रिजाइन करें, क्योंकि जब 80% पाकिस्तान की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई किसी सूरत उस इलेक्शन कमीशन को अगले इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करने चाहिए। जी, इलेक्शन कमीशन के आज के फैसले के बाद पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? ये फॉरेन के फंडिंग का केस बनेगा या ममनुआ फंडिंग का केस होगा? इस पर क्या सजा हो सकती है? फैसले के बाद पीटीआई का लाएअमल क्या होगा? और अगर इस केस का फैसला तवक्कुआत के मुताबिक ना आया तो फिर हुक्मरान इत्तेहाद की क्या हिकमत अमली होगी? इस हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे साकिब विक मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। साकिब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज और कल रात को अनाउंस किया गया कि जो 8 साल से जिस केस पर समाअत हो रही थी बिलाखिर उसका जो महफूज फैसला है जो जून में महफूज हुआ था उसको आज सुनाया जाएगा। क्या अपडेट्स हैं फैसले के हवाले से? तो 10 बजे का टाइम है, क्या मुकर्रर वक्त पर ही फैसला आने का इम्कान है? जी, जैसा कि आपने बताया कि जून में इस केस का जो फैसला है वो महफूज किया गया था, तो 21 जून थी जब ये पीटीआई जो ममनुआ फंडिंग केस है इसका फैसला महफूज हुआ और तकरीबन 40 दिन के बाद आज इस केस का जो फैसला है वो सुनाया जा रहा है। अभी आपने जिक्र किया कि आया ये जो केस है ये ममनुआ फंडिंग का है या फॉरेन फंडिंग का, तो इस बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है ये फॉरेन फंडिंग का नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग का केस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब ये केस ज़ेर समाअत रहा 8 साल तक, तो जब केस का आखिरी मरहला था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये केस जो है ये फॉरेन फंडिंग का नहीं बल्कि ये केस ममनुआ फंडिंग से मुतालिक है, तो उसको 21 जून को महफूज किया गया। आज उसी से मुतालिक जो है वो 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा फैसला सुनाएगा। जहाँ तक टाइम की बात है तो
10 बजे का टाइम है, लेकिन क्योंकि अभी 9:15 हो रहे हैं तो 10:15 बजे तक ये फैसला जो है वो हर सूरत में जो है वो आ जाएगा। और इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है उसका तयन होगा। इसके अलावा जो साबिक वजीर आजम हैं और चेयरमैन PTI इमरान खान, उनके ऊपर उन्होंने क्योंकि अपनी पार्टी के जो फंड्स हैं, जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, उनके हवाले से उन्होंने सर्टिफिकेट दे रखे हैं कि हमने कोई भी जो ममनुआ फंडिंग है वो हासिल नहीं की, और जो हमारे जितने भी जो डोनर्स हैं वो डिक्लेयर हैं। अगर PTI के ऊपर जो ममनुआ फंडिंग है वो साबित हो जाती है तो जो PTI चेयरमैन है इमरान खान, उनके खिलाफ जो गलत बयानी का जो बयान हल्फी है वो देने के ऊपर भी जो है वो कार्रवाई। ये तो आर्टिकल 62 का केस बन जाएगा अगर बयान हल्फी गलत साबित होता है, तो फिर ओपन एंड शट केस होगा इन केस अगर इलेक्शन कमीशन दे दो के तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो बाद में कोर्ट्स के अंदर चली जाए। अब तक की इतलात के मुताबिक PTI ने साकिब 30 मरतबा इल्तवा मांगा, 30 बार इस मामले को PTI ने डिले करने की कोशिश की, 6 मरतबा इस केस के नाकाबिले समात होने या इलेक्शन कमीशन के दायरे कार से बाहर होने की प्ली भी ली PTI ने, 21 बार PTI को दस्तावेजात और माली रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की गई, स्क्रूटनी कमेटीज कायम की गई और इसके 95 इजलास हुए जिसमें 24 बार PTI ने इल्तवा मांगा। तो इस सारे इल्तवा की बुनियादी तौर पे वजह क्या थी? आप तो PTI को कवर करते हैं, उनकी लीडरशिप से आपका राब्ता है, इस इल्तवा की क्या वजह थी और तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है? क्या कॉन्फिडेंट है आज के फैसले को लेकर तहरीक इंसाफ? जी इमरान, मैं आपको बताऊं कि 2014 में जब जो बानी और जो बागी रुकन हैं अकबर एस बाबर, उन्होंने जब इस केस को फाइल किया तो शुरू में तहरीक इंसाफ ने इस केस को संजीदा नहीं लिया और बार बार उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो दायरा इख्तियार था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हमने ये शुरू के 1-2 साल थे इस केस में, उसमें हमने देखा कि कभी ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आता था तो कभी जो PTI है वो इस केस को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर देती थी। जिस तरह आपने कहा कि PTI ने कई दफा इल्तवा मांगा, तो इसी तरह ये इसकी एक मेन वजह ये भी थी कि PTI ने इस केस में अपने जो वकला की जो टीम थी उसमें बड़ी तब्दीली की। जब भी कोई नए वकील आते थे तो वो कहते थे कि मुझे तैयारी के लिए जो है वो वक्त चाहिए क्योंकि मैंने इस केस को भी टेकअप किया है। PTI की जानिब से अनवर मंसूर और शाह हावर ऐसे जो 2 वकला हैं जिन्होंने इस केस को ज्यादा जो अरसा है वो आर्ग्यू किया है। ठीक है, आर्ग्यू किया है। साकिब आप हमारे साथ ही मौजूद रहे, हम आपसे मजीद भी आप लेते हैं। हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनसे हम बात कर लेते हैं। कंवर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं इस ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और जिस तरह से 3 रुकनी आज जो बेंच है वो इस हवाले से इसकी जो अनाउंस करेगा 10 बजे का जो टाइम दिया गया है, जो मुस्तकबिल आप किस तरह से देखते हैं अगर तो ये केस साबित हो जाता है और इस पर फिर आइंदा जो PTI का मुस्तकबिल है वो इन्हिसार करता है और दूसरी जानिब फिर अगर इनके केस हक में आता है तब भी एक हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से क्योस होगा और अगर इनके हक में नहीं आता तो इनकी जानिब से पहले ही इलेक्शन कमिश्नर पर एतराजात उठाए जा रहे हैं। तो आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं सारी दोनों सिचुएशंस में? ये बहुत बड़ी अहमियत का हामिल केस आज 10 बजे सुनाया जा रहा है। इस पर इमरान खान साहब ने अपने जाती तौर पर अपनी शख्सियत को भी इंतहाई मुतनाज़ा बनाया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर शदीद तरीके से अटैक किया और फॉरेन फंडिंग केस के बारे में इनके वकला ने तो उनको हकीकत से आगाह कर दिया था, लेकिन जो उनके बेनिफिशियल थे जिनके अकाउंट में तकरीबन 40-50 करोड़ रुपया जमा हुआ और जिसकी बकौल इमरान खान थी, मुझे नहीं पता ये 40-50 करोड़ रुपया कैसे इन लोगों में आ गया, जिसमें कि इमरान इस्माइल भी शामिल है, महमूद रशीद शामिल है, असद कैसर शामिल है, गवर्नर एंड खैबर पख्तूनख्वा के शाह फरमान शामिल है। तकरीबन 10-12 आदमी हैं जिनके फंड में पैसा आता रहा। लेकिन बात यह है कि इंतहाई सीरियस केस है और इस पर इलेक्शन पाकिस्तान ने पर बहुत दबाव डाला इमरान खान है। ये इमरान खान को नहीं चाहिए था कि जनाब सूबाई असम्बलियों से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है इस तरह की करारदाद मजम्मत पेश की जाए। उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। खुद इमरान खान के खिलाफ मैं आज ही बताना चाहता हूँ, मैंने उसको बताया भी और खबरों पर पूछे पढ़ते पढ़ते कोई नहीं है। उन्होंने हमें जब कौमी असम्बली ने ये करारदाद मजम्मत पेश की और कबूल मंजूर हो गई, जिसे इमरान खान को कहा गया ये पाकिस्तान के मुखालिफ है, इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने की बातें की है,
इन्होंने अदलिया के बारे में बात की है, उन्होंने फौज के खिलाफ बात की है। तो करारदाद मजम्मत जो पास होगी कौमी असम्बली वो आइंदा इसी बेस पर आइंदा इंतखाब में। अच्छा कंवर साहब एक बड़ा अहम नुक्ता है वो आप क्लियर कीजिएगा। आप कानूनी मामलात को समझते हैं और इलेक्शन कमीशन के कवानीन को भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ये जो अदम एतमाद इमरान खान मुसलसल कर रहे हैं, ये उनको हक तो बहरहाल हासिल है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, अदम एतमाद कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन या उससे मुताल्लिक किसी भी ओहदेदार के ऊपर। लेकिन आज ये जो फैसला आ रहा है ये तो समाअत इसकी 2014 से चल रही है और पहले इमरान खान साहब हमें मालूम है कि बड़े खुश थे इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और फिर बाद में उनके एतराज़ात शुरू हुए। इस अदम एतमाद की सूरत हाल के बाद अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है तो क्या इस फैसले की अहमियत और हैसियत वही होगी जो अगर एतमाद ना होता तो होती, या नहीं इस पर फर्क पड़ जाएगा? अदम एतमाद की कोई हैसियत नहीं। अदम एतमाद जैसे मैंने कहा कौमी असम्बली में सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के खिलाफ भी पेश हो चुकी है और बाकायदा उन्होंने कहा गया कि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है। इन हालात को देखते हुए ये इसकी कोई अहमियत नहीं है। सुबह खैर पख्तूनख्वा की असम्बली की गैर कानूनी गैर ऐनी तरीके से उन्होंने करारदाद पेश की है। सर पंजाब असम्बली ने वन साइड पे हुआ, अपोजिशन गैर थी या पेश नहीं हुई थी, इस तरह इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये 50 मरतबा अपने हर रोज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख। अब वक्त कम है, अब कौन साहब आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, बिकॉज इट्स द डिसीजन डे, तो मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं इन केस अगर ये फैसला ममनुआ फंडिंग का है और वो साबित हो जाता है, हमारे नुमाइंदे साकिब हमें बता भी रहे थे, इन केस अगर ये साबित हो जाता है तहरीक इंसाफ के ऊपर तो क्या हो सकता है पार्टी के साथ? क्या मुमकिन सजाएं हैं जो पार्टी को मिल सकती हैं? उस हवाले से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है? जनाब इस पर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी ऐड हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जाएगा जो ही इनका फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग जब्त करेगा सेक्शन 204 के तहत, तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी ऐड हो जाती है कि इस पार्टी को खिलाफ कानून करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 17 के तहत वो रेफरेंस दाखिल करेंगे। अच्छा। इलेक्शन कमीशन एक साइड पे हो जाएगा, वो अपना फैसला देगा, सिफारिशात करेगा कि इसमें हमें साबित हो गया कि ममनुआ फंडिंग और उसके बाद ये फॉरेन फंडिंग साबित होगी, या साबित हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट हमने भी पढ़ी हुई है, साबित हो चुकी है। वो कहेगी ये इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है, ममनुआ फंडिंग ली है, हमने इसका जब्त कर लिया। जो ही इस पार्टी का फंड जब्त होगा, इस पार्टी के खिलाफ कानून करार देने के लिए वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 17 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर करेगी। फिर यहाँ वफाकी हुकूमत जाने और इमरान खान जाने, वो अपने केस करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाएगी थ्रू वफाकी हुकूमत। और ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ये कहे, करार दे कि ये वाकई ममनुआ फंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट बाद में इसको डिनाई कर दे, सुप्रीम कोर्ट में अगर तहरीक इंसाफ जाए, ऐसा हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट कैसे कर देगी यार? सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की कोई इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ऐसी तो नहीं है। जब ये साबित हो जाएगा कि फॉरेन फंडिंग जो है इलेक्शन में जब्त कर ली है, स्टेट बैंक में जब्त कर ली है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? ठीक हो गया, बनाया हुआ है कि हर चीज को अपने जज उठा। ठीक है, ठीक हो गया। कमर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया, आपकी साकिब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज जो ममनुआ फंडिंग केस है उसके हवाले से 10 बजे समाअत होनी है, केस का फैसला आने वाला है, उस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कमर दिलशाद साहब और साकिब विक हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे अब उसी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की जिसका जिक्र हमने प्रोग्राम के आगाज में भी किया। आर्मी एविएशन का एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान इस हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे। इस हेलीकॉप्टर में DG कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ भी सवार थे। सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हेलीकॉप्टर मिलने के लिए दुआ की है और वज़ीर आज़म ने उन्होंने कहा कि हम दुआगो हैं कि वतन के जो बेटे हैं ये सलामत रहें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़ साहिबा और दीगर जो अहम शख्सियात हैं, इमरान खान साहब समेत जो अहम शख्सियात हैं मुल्क की सियासी, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट्स किए हैं और दुआ की है कि ये हेलीकॉप्टर और इसमें मौजूद जो बोर्डेड लोग थे वो खैरियत से हों। आर्मी एविएशन के इस हेलीकॉप्टर के लापता होने की खबर बड़ी परेशान कुन रही और मुख्तलिफ अगर दीगर ओहदेदारान की बात करें, वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध और दीगर आम शख्सियात ने भी इज़हार तशवीश किया है और ज़िले इंतज़ामिया, लसबेला और पुलिस को हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए इस वक्त तमाम वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत कर दी गई है। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हम मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। ऑब्वियसली बड़ा एक अफसोसनाक जो कह लें ये मरहला है, परेशानी वाली बात है। ऑब्वियसली ये कल हेलीकॉप्टर लापता हुआ जो कि इमदादी सरगर्मियों पे निकला था। ऐसे में ये जो अभी सिचुएशन है इस पर आपका कमेंट?
देखें, ये एक तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है एंड आई न्यू हिम पर्सनली। और जब ये एंड वहाँ पर अमेरिका वाशिंगटन में डिफेंस अटैची थे, मैं वहाँ भी मिलता था, मेरी 2 दिन पहले भी उनसे बात हुई ये रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो पूरे हिंदुस्तान में कर रहे थे। ही वॉज अ प्रोफेशनल थॉरो जेंटलमैन, हाईली डेडिकेटेड ऑफिसर और अनटायरिंग थे जिस तरीके से वो बलूचिस्तान में ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। और अभी भी वो लसबेला में उथल में आए हुए थे इन्हीं के लिए देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत बैडली हिट फ्लडेड एरिया था और उसके लिए आए हुए। फिर वापसी पर जब इनका हेलीकॉप्टर का हाथ पेश आया, बट अभी नहीं मालूम कि एक्चुअली क्या हुआ है, क्योंकि सारी रात रेस्क्यू ऑपरेशन होता रहा है, पहाड़ी इलाका है, पानी हर तरफ फैला हुआ है, यू नेवर नो कि कहाँ गिरा है, पानी में गिरा है, किस जगह गया है। लेकिन एक बहुत अच्छा टाइम गुजर गया है, तो उम्मीद कम होती जा रही है, बट मौजे की तो अल्लाह के हाथ में है। यू कांट से एनीथिंग, वी ऑल प्रे, बट वी मस्ट रियलाइज कि पाकिस्तान। बेग साहब, आपने तो चूंकि खुद भी सर्व किया है और आपने ऐसी कई फ्लाइट्स ली होंगी, आपको मालूम है रिस्की तो होता है ऐसे मौसम के अंदर, या मौसम ख़राब हो तो हेली के ऊपर फ्लाई करना इट्स नेवर आउट ऑफ द रिस्क। तो मुमकिनात क्या हो सकते हैं, क्या इम्कानात हो सकते हैं आपके तजर्बे की रोशनी में, खुदा न खास्ता अगर ये हादसा भी हुआ है तो? देखिए, जब अगर कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट होती है और हेलीकॉप्टर एमरजेंसी लैंडिंग करता है, तो पायलट जरूर एटीसी को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बता देता है कि मैं ये प्रॉब्लम है, ये मेरी जीपीएस है और मैं यहाँ पर लैंड कर रहा हूँ। बट क्योंकि सडन रास्ता, इसका मतलब अचानक कोई हादसा हुआ है, पहाड़ी इलाका भी है, हो सकता है मौसम खराब था, बादल हो, कहीं किसी पे चोटी से टच कर गया है पहाड़ से, या जाहिर है कि अचानक इसमें कोई ऐसा फॉल्ट हुआ कि एक क्रैश हुआ है। और उसके बाद उसी वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग हमारी स्टैंडिंग प्रोसीजर्स हैं कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर निकलते हैं मेडिकल टीम के साथ, और फिर ग्राउंड ट्रूप्स निकलते हैं, लोकल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी, डीसी, एसएचओ सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है ताकि कहीं भी किसी ने देखा। लेकिन असल में एक और प्रॉब्लम ये, क्योंकि इस वक्त पूरा ये एरिया जो है ये फ्लडेड है, लोग अपने घरों को छोड़ के, अपने गाँव को छोड़ के महफूज मकामात पर चले गए हैं। तो वो जो स्प्रेडेड गाँव होते हैं वहां से जब हेलीकॉप्टर गुजर पता चल जाता है, तो इसलिए भी मुश्किल हो रही है। बट उम्मीद है कि डे टाइम है, तमाम सर्च टीमें निकली होंगी, जरूर इंशाल्लाह कुछ ना कम से कम अरसे में हमें जरूर पता चल जाएगा बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और एक देखें, फौज को जब क्रिटिसाइज किया जाता है, मुझे इसी बात का अफसोस होता है कि वी फॉरगेट द सुप्रीम सैक्रिफाइसेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। उनकी फैमिलीज का सोचें, चाहे उनके यंग ऑफिसर्स होते हैं, उनकी विडो 20, 22, 25 साल की, तो ये और अभी भी जो ये खबरें उनकी फैमिली के लिए तकलीफ दे है, कोई स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए जब तक डीजीआईएसपीआर एक ऑफिशियल वर्जन है। बिल्कुल स्पेकुलेशन से अवॉइड करना चाहिए। ऑब्वियसली ये इस तरह के ऑपरेशंस हैं जिसमें पाक आर्मी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, और ऐसे में हमारे जो जवान हैं जिस तरह से ये हेल्प करते हैं तमाम तर लोगों की। ब्रिगेडियर साहब, ऑब्वियसली ये आपने कहा कि अभी हमें इस हवाले से कोई कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये जो इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं इसमें ऑब्वियसली जिस तरह से हमने देखा कि उनका राबिता मुनक़ता हुआ और उसके बाद इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी कि कहाँ पे उनका ये हेलीकॉप्टर लैंड किया या क्रैश किया, खुदा ना खास्ता। तो ऐसे में ये जो सिस्टम होता है, इस तरह के जो टेक्निकल चीज़ है, इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं तो। देखें, एक तो है कि अगर टेक्निकल फॉल्ट हो तो फिर तो पायलट कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर देता है कि जी वी आर इमरजेंसी है और हम लैंड कर रहे हैं, उसमें तो एक मोर इजी टू लोकेट एंड फाइंड। बट इन केस सडन डिसअपीयर्स मींस के कोई अचानक हुआ है, मौसम खराब है, क्लाउड्स हैं और पहाड़ी इलाका भी है, किसी की चीज से टच कर गया है, चोटी से गुजरते हुए कोई क्लाउड्स में नजर नहीं आई है, या अचानक किसी वजह से ये क्रैश किया, क्योंकि सडन ये इट इज डिसअपीयर। तो दिस मींस के कहीं ना कहीं सीरियस सिचुएशन है और पानी बहुत ज्यादा है। यू नेवर नो कि पानी में गिर गया है या किसी जगह ऐसी जगह आइसोलेटेड पे है जहाँ पर लोगों की एरिया नहीं है, वहाँ लोग भी गए हैं। तो बेग साहब, चूंकि आपकी बातों से हमें लगा कि आपका कोर कमांडर साहब से राब्ता न सिर्फ था बल्कि लगता है दोस्ती भी थी, क्योंकि मुसलसल आप राब्ते में थे। तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त व्हेन ही इज फाउंड मिसिंग? ही इज अ वेरी सीनियर ऑफिसर एंड वेरी कॉम्पिटेंट एज वेल। और उनके साथ एक्चुअली मेरे से ही वाज जूनियर एंड आई न्यू हिम वेरी वेल। मैं 2 दिन पहले भी बहुत डिटेल में बात हुई थी। ही वाज फ्रॉम सिंध, ही वाज एन प्रोफेशनल ऑफिसर, डेडिकेटेड ऑफिसर, एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग, और पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर और प्रोफेशनल ऑफिसर थे। और बहुत ही अफसोसनाक खबर है, यकीन करें कि मुझे
रात को नींद भी नहीं आई बिकॉज मेरी उनसे बात बस अल्लाह आसानी फरमाए साहब। हमारी दुआएं हैं खास तौर पे फैमिलीज के लिए कि वो अक्सर हम कहते हैं कि इन केस खुदा न खास्ता वो जाने वाला चला जाता है, लेकिन फैमिलीज के लिए इट्स नेवर इजी। हमारी स्टिल दुआ है, जैसे कि भी साहब ने कहा कि हमें कुछ भी पहले स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, मौजज़ों की उम्मीद रखनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, अल्लाह पाक की जानिब से मौजज़ों पर बिलीव करते हैं। अल्लाह करे कि ये जो अफराद हैं ये सही सलामत इनका पता चल जाए, पता लग जाए। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है सैलाबी सूरत हाल है, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन वी बिलीव कि आज इस हवाले से ज़रूर कोई ना कोई खबर आएगी और अल्लाह करे अच्छी खबर आए। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अब आपकी मुलाकात आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले मोइज़ अब्बास रिजवी से करवाते हैं, जो कई प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। मोइज़ के हवाले से अगर आपको बताएं तो उनकी शॉर्ट फिल्म फ्रूट चाट को 4 अवार्ड्स मिल चुके हैं। शॉर्ट फिल्म ये जो फ्रूट चाट है ये पाकिस्तान की पहली कॉमेडी शॉर्ट फिल्म है, जिसमें ये साबित किया गया है कि जो माजूर अफराद हैं वो भी आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। और इस फिल्म की कहानी भी एक माजूर लड़की के गिर्द घूमती है जो हीरोइन बन सकती है। और फिल्म की जो इसकी स्टोरी है वो तंजीला खान ने लिखी है, जो हमारे शो का ऑलरेडी पहले एक दफ़ा हिस्सा बन चुकी हैं, जो गर्ली थिंग्स नामी स्टार्टअप की बानी है और इस फिल्म में हीरोइन का किरदार भी अदा कर रही है। बिल्कुल जी। और मोइज़ अब्बास ने हाल ही में एक और एजाज़ अपने नाम किया है, वो एजाज़ है उनकी शॉर्ट फिल्म कह दो के लिए। जुनैद खान के साथ उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था और Z5 अवार्ड इसके लिए उन्होंने जीता है और इनका दूसरा लगातार अवार्ड है। वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने ये 2 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं और मजमूई तौर पर 5 अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। इज़ वेरी यंग, डायनामिक एंड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम कराची। बात करते हैं मोइज़, वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच इमरान फॉर हैविंग मी, बहुत और थैंक यू सो मच आप लोगों ने इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। इट्स एक हमें पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा जो आपके बारे में है, जान के बहुत अच्छा लगा कि आप इतना ज़बरदस्त कर रहे हो, सो यंग माशाल्लाह। थोड़ा सा अपनी खास तौर पे हम फ्रूट चाट के हवाले से जानना चाहते हैं, व्हाट इज इट अबाउट, क्या है ये? अच्छा देखिए, फ्रूट चाट इज़ ऑल अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एजुकेशन एंड हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक कोई व्हील चेयर बाउंड इंसान भी किसी से कम नहीं है और वो सब कुछ उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है जिस तरह से कोई आम इंसान कर रहा हो। यहाँ पे मैं हाईलाइट करना शुरू करूँगा, इट्स अ फर्स्ट कॉमेडी मूवी जो कि इस कोई नैरेटिव पे बनाई गई है। और आपने देखा होगा और नोट किया होगा कि तंजिला ने, क्योंकि वो खुद भी हिजाब लेती है, तंजिला ने इसको लिखा है, इसको प्रोड्यूस किया है और इसमें एक्टिंग की है। तो हमने इसको हिजाब ही कैरी करवाया बिकॉज हम दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान से एक कोई इस तरह की चीज़ जो है वो आगे जा रही है। जब हम बात करते हैं वुमेन राइट्स की तो हम ये देखते हैं कि हमें आज़ादी की बात करते हैं हम, तो अगर तंजिला जो है या शबाना के कैरेक्टर की बात करें, अगर वो हिजाब लेती हैं तो हमने दिखाया कि हम इसको ही कैरी करके आगे लेके चलें। सही। अच्छा मुझे जिस तरह से आपने कहा, ऑब्वियसली हमारे यहाँ हिजाब और जिस तरह से आपने इस फिल्म के अंदर उनको एक हीरोइन के तौर पे दिखाया है, ये बहुत 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। क्योंकि नॉर्मली शॉर्ट फिल्म्स भी अगर हम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का ग्लैमर ऐड किया जाता है। ये जो आइडिया एग्जीक्यूट करना था, हाउ शो यू वर्क के ये वर्क करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक हिजाबी लड़की को इस तरह से दिखाना, दोस्त तंजीला ने खुद कहानी को लिखा और उसको पोर्ट्रे करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? अच्छा, एक राइट्स की जब बात करें तो एक बड़ा जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल होता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो हिजाब कोई पहन रहा हो तो उसके लिए भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात होती है। तो शबाना का कैरेक्टर हमने एक मुस्लिम गर्ल का दिखाया हुआ है और इस तरह से दिखाया हुआ है कि वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम गर्ल है जो कि अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में व्हील चेयर पे होते हुए गुजार रही है। हमने ये हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान में भी हम लोग इस तरह की चीज़ों का बहुत ख्याल रख रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स होती है हमने फ्रूट चाट में वो भी हाईलाइट की है। हम फ्रूट का चाट का जो सीक्वल लेकर आ रहे हैं, विच गोना बी अ फीचर फिल्म ऑफ 90 मिनट्स, उसके अंदर इस तरह मामलात को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह की पॉजिटिव चीज़ें हैं और किस तरह से हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, आप जिस तरह के हम शॉट्स देख रहे हैं फिल्म के, बहुत कोई हाई बजटेड प्रोजेक्ट है आपका। मुझे लगता है कि इसका प्लॉट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी वजह से आपको अवार्ड मिला। एक तो चूंकि अगर आपका मुकाबला बरे-सगीर के दीगर प्रोडक्शन हाउसेस के साथ था या फिल्म मेकर्स के साथ था, तो वी नो कि भारत के अंदर कितना पैसा लगाते हैं लोग, उनकी स्किल्स कितनी इम्प्रूव्ड हैं, हमारी उतनी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इफ यू गॉट द अवार्ड, तो इसके पीछे क्या राज है? और आपने भी कहीं पाकिस्तान के या माशरे के इंतहाई मनफी पहलू दिखाकर किसी की हमदर्दी तो नहीं हासिल की इस अवार्ड को लेने के लिए?
नहीं, अगर आप शॉर्ट फिल्म देखेंगे मेरी फ्रूट चाट तो उसमें इस तरह से नहीं है बिल्कुल। और आप जो है ना फैक्ट वाली बात की है, बिकॉज जब मैंने ये शॉर्ट फिल्म जो है वो सबमिट की ZEE5 अवार्ड के लिए, तो हम लोग ने बोला अच्छा सबमिट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबमिशन सिलेक्शन भी नहीं होगी, बिकॉज हमें पता था कि 190 कंट्रीज से एंट्रीज आ रही हैं ZEE5 में। ZEE5 जो है वो 190 कंट्रीज में चलता है, 190 कंट्रीज में उसका ये हो रहा है, फेस्टिवल हो रहा है। तो हमने बोला चलें भेज देते हैं। हमें ईमेल आई कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। हमने बोला अच्छा सही है, सिलेक्शन का मामला बस यहाँ पे रुक जाएगा। फिर अनदर ईमेल के आपका जो है वो नॉमिनेशन हो गई। हमने बोला अच्छा चले अब नॉमिनेशन हो गई, अब मामला यहीं तक का है, जीत नहीं सकते हम लोग, बिकॉज हमने 75,000 में फिल्म बनाई हुई है, कंटेंट ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। हाँ। उसके बाद फिर हम लोग वो जीत भी गए, तो हमने बोला कि यार ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। मेरा फिर इस बात पे यकीन जो है ना वो पक्का हो गया। मेरे तमाम टीचर्स ने बोला कंटेंट इज एवरीथिंग। तो इस फ्रूट चाट के बाद मुझे यकीन, अच्छा आप यकीन करें 1 लाख रुपए में पूरी फिल्म बनाई हुई है मैंने, ठीक है। अच्छा। 25,000 रुपए मेरा, बिकॉज आई लिव इन कराची, 25,000 रुपए मेरा स्टे था होटल का। इसके अलावा 75,000 रुपीज हमने फिल्म के ऊपर लगाए और हमने एक दिन में फिल्म शूट कर ली। तो मेरे ख्याल से इतनी कोई टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फिल्म भी नहीं है, बहुत सीधी फिल्म। अगर आप फिल्मिंग टेक्निक की बात करें तो बहुत सीधी फिल्म शूट हुई है, लेकिन कंटेंट उसका स्ट्रॉन्ग है। मोइज, आपने इस फिल्म के हवाले से तो बताया, आपने एक जुनैद खान के साथ भी प्रोजेक्ट किया कहदो का, उस प्रोजेक्ट के हवाले से भी बताएं। जिस तरह से आपने कहा कि ये तो आपने कम बजटेड लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट के साथ पिक्चर बनाई थी। हाँ, अच्छा कहदो के साथ जो है ना, कहदो में बिकॉज जुनैद भाई के साथ मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है, तो मैं उनके पास अपना एक आइडिया लेके गया था जो कि मोटिवेशन के ऊपर और मेंटल हेल्थ के ऊपर था। मैं कंटेंट बनाना चाहता हूं जिससे मैं कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूं व्यूअर की जिंदगी में, या मैं कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा हूं। आप अगर दोनों की बात करेंगे ना, फ्रूट चाट की और कहदो की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें, तो कहदो इट्स अबाउट मोटिवेशन। और हमने कोविड के टाइम पे बनाया था जब माहौल बहुत डिप्रेसिंग था, सब लोग बहुत परेशान थे। तो कहदो इज अबाउट कि लाइफ को किस तरह से आप अपलिफ्ट कर सकते हैं और किस तरह से लाइफ को पॉजिटिवली गुजार सकते हैं। जो कुछ आपके लिए वो आपको टाइमली मिलता रहेगा। आप तो पॉजिटिव आदमी हैं, बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा है। लेकिन आप तो एक मेल हैं, एक मेल होते हुए डोंट यू थिंक आप मेल राइट्स के हवाले से बात करते हैं? ऐसा क्या हुआ कि आपको फीमेल राइट्स के बारे में ज़्यादा बोलना पड़ रहा है? कोई वाकया ऐसा हुआ, कोई शख्सियत आपके पास ऐसी है, या ये जो समाजी नाहमवारियाँ जिसे कहते हैं इसको देखकर आपको आपके दिल में ख्याल आया कि नहीं आई शुड टॉक अबाउट दीज पीपल? अच्छा, मजे की बात है कि गर्ली थिंग्स की आप लोगों ने बात की। जो लोग जानते हैं गर्ली थिंग्स को, मैं गर्ली थिंग्स का एक बहुत प्रोमिनेंट मेंबर हूं जिसकी मैं ब्रांडिंग वगैरह हैंडल करता हूं। तो इवन मैं गर्ली थिंग्स के मामला भी हैंडल करता हूं। तो जो लोग जानते हैं वो लोग बड़े परेशान होते हैं कि अच्छा आप कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ। तो इट्स नॉट अबाउट मैन राइट और वुमेन राइट, इट्स अबाउट अ ह्यूमन राइट। अगर आप बात करें तो औरत के राइट्स या मर्द के राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स ही हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेरा इंक्लाइन जरा वुमेन राइट की तरफ इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग इसकी तरफ बात करते हैं। इसके अलावा मुझे माँ ने परवरिश करके बड़ा किया है, तो मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा उस वजह से ज्यादा वहां पे इंक्लाइन। नहीं, ये बहुत अच्छा है। मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था कि बहुत अच्छा है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। और हर जो डायरेक्टर होता है, फिल्म मेकर होता है या सोशल वर्कर होता है, वो कुछ ना कुछ अपने माइंड में लेकर चल रहा होता है, जिसे कहते हैं ना बिजलियां लेकर चल रहा होता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, ये हासिल करना है। सो व्हाट आर योर ड्रीम्स? क्या एम कर रहे हैं आप जिंदगी में? मोइस, कहाँ तक पहुँचना है? कम से कम मुझे कोई 5 ऑस्कर चाहिए पाकिस्तान के लिए, अपने लिए 1 चाहिए, 4 ऑस्कर जो है वो पाकिस्तान के लिए चाहिए। और इसी तरीके से जो है वो कुछ पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अच्छा ये बताएं मोइज, आगे फर्दर क्या कोई प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं? आपने कहा कि आप इस जो शॉर्ट फिल्म में इसका सीक्वल लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है आपके? अच्छा, मैं एक प्राइवेट चैनल के साथ एसोसिएटेड हूँ आजकल के दिनों में, तो मैं एक ड्रामा सीरियल कर रहा हूँ उनके लिए। तो उसकी शूटिंग चल रही है। इवन इस प्रोग्राम के बाद मुझे शूट करने जाना है। तो एक बहुत मजेदार सा टीवी सीरियल है, और वो टीवी सीरियल सास बहू वाला भी है, मैं आपको बता दूं। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में पैसा वहीं से कमाया जा सकता है, तो मैं उसी से पैसा कमा रहा हूँ, और वो पैसा कमा के फिर हम यहाँ लगा के अपनी मर्जी का काम कर लेते हैं। That's brilliant। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा है। और आप प्लीज सास बहू के चक्कर में गुम मत हो जाइएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। इंसान उधर पड़ता है तो फिर अपनी क्रिएटिविटी भूल जाता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आई होप आपके साथ ना हो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मोइज अब्बास रिजवी भी हमारे साथ मौजूद थे। बड़े जबरदस्त हैं, यंग हैं और बड़ा अच्छा काम करें क्रिएटिव स्किल्स को। एग्जैक्टली। सो या ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।
वेलकम बैक। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशें हैं, सैलाब हैं और ख़ास तौर पे हम अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, बलूचिस्तान के हवाले से मुसलसल हम रिपोर्ट करें, साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब के हवाले से मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और सिंध के भी इलाके इसमें शामिल हैं। बहुत से गाँव ऐसे हैं जो कि डूब गए हैं, ऐसी इतलात हैं। और बलूचिस्तान के तो मुतासरा इलाकों में क़यामत सुगरा का मंजर लगता है। अब तक बलूचिस्तान में 142 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं और ये वो हैं जो रिपोर्टेड हैं, जो रिपोर्टेड नहीं हैं वो न जाने कितने हैं। इसमें 80 से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं और 100 से ज़्यादा अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। और अब तक के आदाद शुमार ये कहते हैं कि 3,500 से ज़्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। हज़ारों के करीब अफराद जो हैं खुले आसमान तले आ गए हैं, राबते मुनक़ता हो चुके हैं, सैकड़ों किलोमीटर सड़कें तबाह हो चुकी हैं। निज़ाम ज़िंदगी की बात की जाए तो वो मफलूज होकर रह गई है। सूबे का पूरा निज़ाम दरम भरम है, जबकि तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से लाख एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। 23,000 से ज़ायद मवेशी हलाक हो गए हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में हमेशा की तरह हम पाक फ़ौज की बात करें तो वह इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। मुतासरीन की भरपूर इमदाद की जा रही है, उनको इमदाद दी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरा इलाकों में पहुँचे, वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से माली मुआवजे और इमदाद का ऐलान भी किया। लेकिन अगर हम बात करें बलोचिस्तान इंतज़ामिया तो वो सैलाब मुतासरीन के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ और वज़ीर आज़म की जो बोगस इंतज़ामात है या रिलीफ कैंप्स है वो लगाए आमद पर। और ताहम मुतासरीन ने वज़ीर आज़म के सामने इंतज़ामिया की जो कह लें गलत उनको जो कन्वे किया जाता था उसका पोल खोला, जिस पर वज़ीर आज़म ने शदीद बरहमी का इजहार किया और मुतासरीन को फौरी खाना, खुराक और अद्वियात और तिबी सहूलियात फराम करने की हिदायत की। इसी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं कि कल वज़ीर आज़म के आने पर क्या हुआ और किस तरह से इंतज़ामिया के जो पोल हैं वो खुले और उसके साथ साथ अभी मौजूदा क्या सूरत हाल है। हमारे साथ मोहम्मद अकरम मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा कोयटा, उनसे हम बात करें। मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के हवाले से हम बात करें, इमदादी सरगर्मियों को लेकर क्या अपडेट्स हैं और जो वज़ीर आज़म ने कल दौरा किया था और उसके बाद का इम्पैक्ट किस तरह से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा है। गुज़िश्ता तकरीबन 22 से 23 रोज़ हो गए हैं कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों ने जो है लोगों के मामूलात ज़िंदगी मफलूज करके रख दिए हैं। अब से कुछ देर कबल जो है NDMA और PDMA के हुकाम ने जो हमारे साथ फिगर जो शेयर किए उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि सैलाबी पानी और बारिशों की वजह से जाँ बहक होने वालों की जो है तादाद जो है 149 हो चुकी है। कोयटा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला इससे बुरी तरह मुतासर हुए हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला में गुज़िश्ता दिनों जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए थे, उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर आला हुकाम के हमरा तमाम अजला का विज़िट किया। विज़िट करने के साथ साथ उन लोगों को, वो लोग जो वहाँ पर सैलाब मुतासरीन थे, उनसे बासपुरस की तो वो फट पड़े। उनका ये कहना था कि उन्हें जो है सिर्फ इन कैंपों में लाकर रखा गया है, कोई खुराक नहीं दी जा रही, कोई पीने का साफ पानी नहीं दिया जा रहा। वो खुले आसमान तले आ चुके हैं, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी समेत NDMA के हुकाम और PDMA के हुकाम और वज़ीर आला की सख्त सरजनिश की, जिस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बज़िंजो ने तमाम मुतल्लिका हुकाम को मुअत्तल कर। हम आपको रोकेंगे, एक न्यूज़ आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ पे जाना है। इस वक्त अकबर S बाबर जो कि पायनियर मेंबर है PTI के मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ी बात है, इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक लड़ूंगा और इंशाल्लाह फतह पाकिस्तानी अवाम की होगी। बहुत शुक्रिया। ये मैं आके इंशाल्लाह जब वापस आएंगे फैसले के बाद फिर इन तफसीलात पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से एक अकबर S बाबर जो कि दरख्वास्त गुजार भी हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से, वो इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे। और आज से 8 साल पहले 2014 नवंबर में उन्होंने तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग के खिलाफ एक दरख्वास्त दी थी, जिसकी समाअत हुई और फैसला महफूज हुआ था जून में, और आज उसका फैसला सुनाया जा रहा है। इस हवाले से अपने आने वाले बुलेटिन में और अपडेट आपको देते रहेंगे। अकरम साहब की जानिब दोबारा चलते हैं जो कि हमारे साथ मौजूद है। अकरम, एक तो आप दोबारा वहीं से हमें जो आगाह करे थे बताइएगा, दूसरा ये कि इस वक्त फिर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या कोई डाटा सेंटर कायम किया गया है जिसमें बलूचिस्तान हुकूमत कम से कम डाटा तो रिसीव करे कि कितने अफराद मुतासिर हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं? कुछ ऐसा है, कोई मैकेनिज्म बना है या सिर्फ खुदा के आसरे पे लोग हैं और अपनी मदद आपके तहत हैं?
बिल्कुल जी इमरान, ऐसा ही है, खुदा के आसे पर ही लोगों को छोड़ दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कल के विजिट के बाद जो है तमाम जितनी भी मशीनरी थी वो अब जो है मुकम्मल तौर पर फाल होती हुई दिखा दे रही है। खसूसन बलूचिस्तान का जो ज़िला है किला सैफुल्ला, उसका जो इलाका है खशनोब, उसको हमने ही एक्सप्रेस न्यूज़ ने ही बाकायदा तौर पर जो है ना हमने उसको बाकायदा ब्रेक किया था कि वहाँ पर एक ही ख़ानदान के 17 लोग सैलाबी रेले में बह चुके थे। वो इलाके के लोग जो है अब भी गुज़िश्ता रोज़ फट पड़े। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि उन्हें किसी किस्म की सहूलत फराम नहीं की जा रही। मैकनिज़म की अगर आपने बात की, मैकनिज़म कल तक कुछ नहीं था, लेकिन आज से NDMA PDMA हुकाम ने जो सूबाई हुकूमतें हैं, अजला के जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके साथ मिलकर फ़ाल किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चाहे पशीन का है और अंदरूनी बलूचिस्तान के दीगर अजला के हैं, वो मुकम्मल तौर पर अब फाल हो चुके हैं। PDMA के हुकाम को भी बाकायदा तौर पर हदायत दे दी गई हैं कि वो इलाके जो ज़्यादा मुतासिर है उनका जो नुकसानात का तखमीना लगाकर विफाक को अरसाल किए जाएँ। तो PDMA के हुकाम ने बाकायदा तौर पर आज से ही जो है जितने भी तखमीना लागत है लगाने के लिए अपने अमले को मुतहरिक कर दिया है। इमरान, सबसे दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल जब आए तो उस वक्त जो है PDMA के आला हुकाम के अलावा जो दूसरे लोग थे जिनकी वहाँ बाकायदा तौर पर ड्यूटी लगी हुई थी वो वहाँ पर मुतहरिक नहीं थे, सिर्फ फोटो सेशन के लिए आते थे। अपने जो उनके अजीज व अकारिब थे, यहाँ जानने वाले थे, उन्हें सिर्फ एक जो है टेंट देकर वो बड़ी जिम्मा हो जाते थे। इनके घरों में पानी नहीं गया, जो PDMA के लोग हैं, जो ओहदेदारान हैं, ये जो सरकारी हैं, इनके घरों में पानी नहीं गया। इनका कोई खबर नहीं आई कि इनका भी कोई बह गया हो ताकि कुछ इनको पता तो चले, होश आए इनको। इमरान, बिल्कुल वो कोयटा सिटी में रहते हैं और बहुत लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। PDMA में जितने भी लोग हैं वो इंतहाई भरपूर किस्म की वो जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। वो कोयटा सिटी में रहते हैं और बहुत पोश इलाकों में वो रहते हैं, उन्हें इन इलाकों से कुछ वास्ता ही नहीं है। वो खसूसी तौर पर आते हैं। वास्ता अल्लाह ना करे किसी पे बुरा वक्त आए मोहम्मद अकरम, लेकिन ये जो सिचुएशन आप हमें बता रहे हैं, अगर इस सारी सूरत हाल के बावजूद इन आला हुकाम को होश नहीं आता, अकल नहीं आता, तो फिर खुदा ही हाफिज है इस सूबे का भी, यहाँ बेचारे लोगों का। मैं तो कहता हूँ वजीर आजम को हुक्म देना चाहिए था कि जब तक ये कैंप्स खत्म नहीं होते ये लोग भी कैंप्स में रहें, इनके भी खेमे वहां पे लगे, ताकि इनको जब खाना ना मिले, इनको जब सहूलियात ना मिले, तो इनको होश आए कि इन्होंने क्या करना है, और इन्होंने अपने लोगों को जिनसे ये मैंडेट लेके आते हैं और अफसरान बन जाते हैं, उनका इन्होंने क्या करना है। अनफॉर्चुनेट है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे।